दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि G20 मीटिंग्स इंडिया में शुरू होने वाली है और इंडिया इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर तो इंडिया ने आगे बढ़ते हुए एक कदम उठाया है और एक और मेंबर को G20 के अंदर शामिल करने की बात की है, यानी कि इंडिया ने एक और मेंबर को जोड़ने का प्रपोजल रखा है। आखिर ये मेंबर कौन है और इससे G20 क्या G21 बन जाएगा या फिर G20 नाम G20 ही रहेगा और नया मेंबर शामिल होगा या नहीं, और इंडिया ने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नए मेंबर को जोड़ने की बात की है, और आखिर ये नया मेंबर कौन है G20 का, और इससे इंडिया की ग्लोबल लेवल पर एक इमेज और स्ट्रांग बनती है वर्ल्ड लीडर की कि यहां पर इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है बाकी दूसरे देशों को जोड़ने के एक बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो अगर बात करें यहां पर इस वीडियो के अंदर G20 और उससे जुड़ी हुई जो यहां पर एक नए मेंबर को जोड़ने की जो बात चल रही है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डायरेक्टली ये आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेंस 2016 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन आया है लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर कि भाई यहां पर इवेल्युएट करना है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है खासतौर पर एशिया का, उससे जुड़ी हुई इंडिया की क्या पॉलिसी है, क्या स्टैंड है, उसको इवेल्युएट करना है। यहां पर अफ्रीका को लेकर भी दोबारा कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अफ्रीका को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसीज हैं, क्या इंडिया के एम्बिशंस हैं, क्या इंडिया के गोल्स हैं, क्या अफ्रीका से इंडिया का रिलेशन चल रहा है, उसको इवेल्युएट करिए। इन सब आधार पर पूछ सकता है क्वेश्चन बना के आगे भी। तो इस तरह से यहां पर अगर आप देखें 2023 के प्रीलिम्स के अंदर भी आपको G20 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम में G20 पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और G20 पर 2020 में भी क्वेश्चन आया था, जो कि आप प्रीवियस ईयर का जो लास्ट स्लाइड होगी उसके अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां पर G20 और इस तरह से जो बाकी जो ग्रुपिंग्स होती है जैसे G7 हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में ये टॉपिक कवर होगा, जहां पर बायलैटरल रिलेशन साथ में रीजनल ग्रुपिंग्स, उस टॉपिक में ये टॉपिक कवर होगा। और यहां पर आप आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वीडियो को पॉज करके, जिसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर 134 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, 134 डेवलपिंग कंट्रीज का यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ग्रुप है, और ये ग्रुप जो है एक अपने कलेक्टिव नेगोशिएशन की बात करता है, अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को रखता है यूनाइटेड नेशंस में। इस ग्रुप का नाम क्या है? ये जो 134 कंट्रीज का ग्रुप है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कौन सा इनमें से वो ग्रुप है, वीडियो के एंड में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर बात करें यहां पर, ठीक है, तो दरअसल इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंडिया अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना चाहता है G20 का। अब ये अफ्रीकन यूनियन क्या है, G20 के अंदर क्यों इंडिया जोड़ना चाहता है, ये सारी बातों पर डिस्कशन रहेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेंगे, यानी कि जो नया मेंबर है वो अफ्रीकन यूनियन होगा। तो यहां पर अगर बात करें तो G20 ग्रुपिंग आखिर क्या है, साथ में ये अफ्रीकन यूनियन आखिर क्या है, और क्यों इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन जो है ये पार्ट बने G20 का, और सिर्फ क्या इंडिया ही चाहता है या बाकी देश भी इस बात को चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 का पार्ट बने। इसके अलावा क्या रीजंस हैं, ठीक है, और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। अगर यहां पर बात करें, ठीक है, अगर यहां पर बात करें तो पीएम मोदी ने प्रपोज किया है कि अफ्रीकन यूनियन को हमें जोड़ना चाहिए G20 के अंदर। और G20 आखिर है क्या, ठीक है, तो G20 की अगर बात करें तो ये 19 कंट्रीज और एक रीजनल ब्लॉक यानी कि यूरोपियन यूनियन, टोटल मिला के 20 मेंबर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 1999 के अंदर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसको बनाया गया था। ठीक है, और अब 2009 के बाद से ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिसके अंदर सभी देशों के जो हेड्स हैं वो मिलते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि पूरी दुनिया से रिलेटेड हैं, खास तौर पर ग्लोबल गवर्नेंस के। ठीक है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं उनको यहां पर डिस्कस किया जाता है, डील किया जाता है। ऐसा ये G20 एक प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, और अगर बात करें यहां पर, ये एक तरह से आप देखेंगे दुनिया की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो इसका पार्ट मिलेंगी, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज हो। अगर आप देखेंगे G7 क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे G20 जो है इसके अंदर आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही कंट्रीज मिलेंगी। अगर वो बड़ी इकोनॉमीज हैं पूरी दुनिया की तो यहां पर इसका मेंबर बनती हुई आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इस ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से पता चलती है कि कितना वेट ये ग्रुप कैरी करता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग पूरी दुनिया का
80% आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा G20 जो पूरा एज ए ग्रुप है उसका। साथ में यहां पर आपको देखने को मिलेगा 75% इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो इस ग्रुप के अंदर होता है। साथ में लगभग 60% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल होती हुई मिलेगी। साथ में यहां पर 60% जो दुनिया का लैंड एरिया है वो भी G20 कंट्रीज के पास एज ए ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, पूरी दुनिया का एक मेजर पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो डिस्कस करता है इंपॉर्टेंट इश्यूज, और यानी कि एक ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो अगर बात करें यहां पर इंडिया के पास अभी 1 दिसंबर 2022 से इसकी प्रेसिडेंसी है, और इंडिया इसी के तहत 2023 में सितंबर में मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है G20 कंट्रीज के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं आपको मेंबर स्टेट्स दिखेंगे G20 कंट्रीज के, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े देश, ठीक है, जैसे यूएस, कनाडा, आपको यहां पर मिलेगा चाइना, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब यहां पर मेंबर मिलेंगे। और अगर अभी अफ्रीका को अगर आप देखेंगे, ये जो मेंबर है ये आपको मेंबरशिप थोड़ी स्क्यूड दिखेगी। हालांकि पूरी दुनिया की 80% जीडीपी है, ठीक है, लगभग 60% पॉपुलेशन है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है अगर बोलें तो पूरी दुनिया को लगभग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूएन के बाद। तो यहां पर अगर पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर और भी ज्यादा, अगर फाइनेंशियल लेवल पर 80% रिप्रेजेंटेशन है तो यहां पर मेंबर्स के लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन और बेटर पहले से होना चाहिए। तो अगर आप अफ्रीका को देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर सिर्फ आपको साउथ अफ्रीका जो है, सिर्फ आपको साउथ अफ्रीका दिखेगा कि G20 का पार्ट है। तो यहां पर क्योंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जहां पर 55-56 कंट्रीज हैं, उनमें से सिर्फ एक कंट्रीज अगर यहां पर G20 का पार्ट है तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय है अब जिसके अंदर हम चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अब इसे काफी समय चेंज हो चुका है। अब यहां पर कई सारी कंट्रीज जो है पहले से बेटर हो चुकी हैं, तो यहां पर अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इनको भी कंसीडर करना चाहिए मेंबरशिप में। और इसी चीज़ को आधार बनाकर इंडिया जो है बात रख रहा है कि G20 के अंदर हमें अफ्रीकन कंट्रीज की भी मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए। लेकिन यहां पर इंडिया एक एक इंडिविजुअल कंट्री की बात नहीं कर रहा, दरअसल पूरा एक ग्रुप जो कि अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 का पार्ट बनाने की बात कर रहा है। और ये अफ्रीकन यूनियन क्या है इसको भी देखेंगे। और अगर बात करें इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी की, तो यहां पर इंडिया की कोशिश है कि अपनी इमेज ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव यहां पर इंडिया जो है प्रोजेक्ट करे। जाहिर सी बात है इंडिया की इमेज इंक्लूसिव ही है। और अगर यहां पर बात करें, इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन इंडिया दिखाएगा। एक तरह से अगर इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज रखता है, यानी कि ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज अगर पूरी दुनिया में इंडिया रखता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, तो यहां पर इंडिया एक तरह से अपने आप को ग्लोबल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर सकता है। और जाहिर सी बात है अगर आप देखें, इंडिया दावेदार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट का। तो अगर इंडिया को परमानेंट सीट चाहिए तो इंडिया को कुछ लीडर जैसे काम भी करने होंगे, और जब इंडिया लीडर जैसे काम करेगा तो जिन कंट्री के लिए इंडिया काम करेगा उनका भी समर्थन इंडिया को मिलेगा, और उससे इंडिया की इमेज और स्ट्रांग बनेगी, इंडिया की दावेदारी परमानेंट मेंबर के रूप में और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। तो ये स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहां पर इंडिया ने जो अपनी प्रेसिडेंसी है G20 की, इसको घोषित किया है कि एक पीपल्स प्रेसिडेंसी है, यानी कि जो यहां पर लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनकी आवाज इंडिया रखेगा। ठीक है, और ये जो मीटिंग्स हैं आपको सिर्फ दिल्ली में नहीं 60 सिटीज में लगभग आपको देखने को मिलेंगी, 200 के आसपास मीटिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इंडिया का इस पूरी प्रेसिडेंसी के दौरान जो फोकस रहेगा वो रहेगा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स। ठीक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करना है, उनसे इश्यूज, उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको इशू करना है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को यानी कि मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करना इंडिया का एक एजेंडा रहेगा, खासतौर पर डेवलपिंग इकोनॉमीज में। अब अगर बात करें मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे आपने सुना होगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे देश मेंबर होते हैं, वो होते हैं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। अब यहां पर आपके दिमाग में एक हिंट ये जाना चाहिए कि अगर इंडिया इस मुद्दे पर फोकस करना चाहता है कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये इशारा जाता है कि इंडिया, चाइना जो पूरी दुनिया में घूम घूम के डेट फाइनेंसिंग, चाइना जो पूरी दुनिया में फाइनेंसिंग कर रहा है, डेट बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, डेट ट्रैप में कंट्रीज को फंसा रहा है,
यानी कि एक सिंगल कंट्री पूरी दुनिया में घूम घूम कर पैसा दे रही है, उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? उसको काउंटर किया जा सकता है अगर आप ऐसे बैंक्स का समर्थन करें जिसमें कई सारी कंट्रीज मेंबर हैं, ना कि सिर्फ एक कंट्री घूम घूम कर पूरी दुनिया में पैसा बांट रही है। और जाहिर सी बात है, इंडिया जो है मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, तो इंडिया मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करता है, तो और चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, और मल्टीलैटरल वर्ल्ड को इंडिया सपोर्ट करता है। तो इसलिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एक एजेंडा है इंडिया का इस समय G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। और अगर यहां पर बात करें अफ्रीकन यूनियन आखिर है क्या, जिसको इंडिया मेंबर बनाना चाहता है, ठीक है, इंडिया ने समर्थन दिखाया है अपना अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने के लिए G20 में। तो अफ्रीकन यूनियन आपको देखने को मिलेगा 55 देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसके अंदर अफ्रीका के 55 देश आपको मिलेंगे। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इसके अंदर आपको अफ्रीका की कवर होती हुई नजर आएंगी। ये जो आपको लाइट ग्रीन कंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है, ये जो कंट्रीज हैं दरअसल ये सस्पेंडेड कंट्रीज हैं, इनको अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड किया हुआ है अफ्रीकन यूनियन से, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि तख्ता पलट और कू यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे कि गबोन मिलेगा, नाइजर मिलेगा, बुर्किना फासो आपको मिलेंगी। तो 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अभी यहां पर सस्पेंड किया गया है अफ्रीकन यूनियन से, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपको अफ्रीकन यूनियन का पार्ट देखने को मिलती हैं। और ये याद रखेंगे डिक्लेरेशन, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे से जुड़े हुए इशू के साथ में न्यूज में है। तो यहां पर अगर बात करें सिरते डिक्लेरेशन के तहत जो है अफ्रीकन यूनियन इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये डिक्लेरेशन 1999 में आया था लीबिया में, ठीक है, और 2002 में फाइनली फिर अफ्रीकन यूनियन इसी डिक्लेरेशन के आधार पर एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे सिरते डिक्लेरेशन। उसके अलावा जो हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का, ये आपको इथियोपिया के अदीस अबाबा में देखने को मिलेगा, ठीक है, इथियोपिया के अदीस अबाबा में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। साथ ही में पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है, इसको रिप्लेस करके अफ्रीकन यूनियन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि G20, G7, यूनाइटेड नेशन, WTO, इन पर क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन अफ्रीकन यूनियन पर क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम के अंदर अफ्रीकन यूनियन पे किसी दिन क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू के साथ ये न्यूज में बना हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, क्यों है, कौन सी डिक्लेरेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है, ये कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीएससी में बनाकर आराम से प्रीलिम्स के अंदर दे सकता है। और अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंस आप इस चीज से देख सकते हैं कि 1.3 बिलियन आपको टोटल यहां पर देखने को मिलेंगे, लगभग 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होल्ड करता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रीजन जैसे सहारा और नाइल रिवर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। साथ में 2.5 ट्रिलियन, लगभग 3 ट्रिलियन बताया जाता है, जो कि नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो 2.5 से 3 ट्रिलियन के बीच में यहां की टोटल इकोनॉमी है। तो अफ्रीकन यूनियन का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर कुछ कंट्रीज बहुत फास्ट ग्रो कर रही हैं, और अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में एक मार्केट के रूप में भी बन सकती है। और अगर आप इस ग्रोइंग मार्केट को टैप नहीं करेंगे तो चाइना बैठा हुआ है, और चाइना डेट ट्रैप में फंसा के इन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा, और फिर आप बस देखते रह जाएंगे कि भाई एशिया के अंदर तो चाइना का इन्फ्लुएंस है ही, और अफ्रीका के अंदर भी चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बन चुका है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस सेंटर पॉइंट है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाकर मेन स्ट्रीम ग्लोबल गवर्नेंस में उसको शामिल किया जाए। अगर यहां पर बात करें तो जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना है G20 का, क्या सिर्फ इंडिया ही इसके लिए पुश कर रहा है, या फिर ये पहले से चर्चा का विषय बना हुआ था? तो यहां पर अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने भी 2022 के अंदर, जुलाई के अंदर ये बात कही थी कि भाई जो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में उसमें अफ्रीकन यूनियन का ना होना एक बड़ी समस्या है, और रिप्रेजेंटेशन इससे वीक होती है। साथ में G20 जो है, G20 की क्रेडिबिलिटी, G20 की रिप्रेजेंटेशन इससे वीक होती है। तो अफ्रीकन यूनियन को पार्ट होना चाहिए किसका, G20 का, ताकि जो ग्लोबल लेवल के कंसर्निंग जो इश्यूज हैं उसको यहां पर डिस्कस किया जा सके। अब अगर आप बात करें क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज किसी एक देश का मुद्दा नहीं है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी बातों को, इन सारे इश्यूज को डील करना है तो हर कंट्रीज के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ कंट्रीज तो क्लाइमेट टारगेट्स को एड्रेस कर रही हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर कॉन्शियस ही नहीं है, क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर सीरियस ही नहीं है, बल्कि वो क्लाइमेट चेंज में
कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल एमिशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया के जो टारगेट्स हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज एक कंट्री का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का। तो जाहिर सी बात है अब यहां पर आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो साथ में लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं बनाएंगे मेंबर, तो कल को ऐसी कंट्रीज के अंदर अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कू होंगे, स्टेबिलिटी नहीं होंगी तो माइग्रेशंस होंगे, क्लाइमेट जो डिजास्टर्स आएंगे उनकी वजह से माइग्रेशन होंगे तो रिफ्यूजी क्राइसिस आएगा। और अल्टीमेटली जो देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग हैं, स्टेबल हैं और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ये सारी रिफ्यूजी क्राइसिस फिर देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है आपको यहां पर अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन देना, और अफ्रीकन यूनियन के रूप में यहां पर देने की बात चल रही है। और अगर बात करें अमेरिका का इसको लेकर क्या स्टैंड है, अमेरिका भी समर्थन करता है, जो बाइडेन समर्थन करते हैं कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर बनाना चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका का भी स्टैंड साफ है। अफ्रीका के जो चेयरमैन है यूनियन के, अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन, उन्होंने भी ये बात रखी। और अब इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि एक ग्लोबल लेवल की मीटिंग, ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दे जहां पर इशू होंगे, जहां पर एक ग्लोबल लेवल पर वॉइस अपनी रेज करने का मौका है, वहां पर इंडिया एज ए लीडर इस बात को रख सकता है कि भाई मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए G20 को अफ्रीकन यूनियन को पार्ट बनाना चाहिए। और इसमें अगर इंडिया का इंटरेस्ट देखें, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, क्या इंडिया के अफ्रीका में कुछ इंटरेस्ट है? तो इंडिया में के अफ्रीका में आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट दिखेंगे। इंडिया हाल ही में 2022 में इंडिया वन ऑफ दी जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं उनमें शामिल हुआ है। टॉप 5 जो इन्वेस्टर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, उसमें इंडिया का नाम आता है। लगभग $74 बिलियन की, आप समझ सकते हैं, 74 बिलियन, 74 बिलियन डॉलर की इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया के डायरेक्ट स्टेक्स हैं, इंडिया के डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और आगे चल के इंडिया का भी सपना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बने जो एक्सपोर्ट करे चीजों को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करे, अपने बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे। जो मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ानी है, इंडिया को एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढनी है, तो उसके लिए वो कंट्रीज जो सस्ते में माल खरीदती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिया के लिए एक बेटर मार्केट हो सकती हैं। तो यहां पर जरूरी है इंडिया के डायरेक्ट स्टेक, अभी तो है इन्वेस्टमेंट के रूप में, आगे चल के एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में भी इंडिया के इंटरेस्ट हो सकते हैं। फिलहाल इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, आपको उसमें मेजरली दिखेंगे कि रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा इंडिया फार्मास्यूटिकल्स यहां पर एक्सपोर्ट करता है, और इसमें भी आप जानते होंगे ज्यादातर जेनेरिक ड्रग्स जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और उसके अलावा अगर बात करें इंडिया के स्टेक्स की, तो यहां पर कुछ इंडियन कंपनीज आपको डायरेक्टली एक्टिवली इन्वॉल्व मिलेंगी नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में, कहां पर? घाना और नाइजीरिया में। और अगर आपको याद है तो हमने इसी चैनल पर कुछ वीडियोस में डिस्कस करा था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं आने वाले समय में वो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत बनने वाले हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, ठीक है। कुछ देशों में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं और कुछ देशों में क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा कम है। अगर इंडिया की बात करें तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के मामले में इंडिया ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर अफ्रीका जो है ये एक अच्छा एरिया है जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर अफ्रीका के अगर क्रिटिकल मिनरल्स की भी आपको अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है अपने लिए, तो यहां पर जरूरी है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना चाइना कल को, जाहिर सी बात है, चाइना आकर फिर मोनोपोलाइज कर लेगा क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में। ऑलरेडी चाइना जो है अफ्रीका के अंदर एक बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि चाइना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ है अफ्रीकन यूनियन को लेकर, इसीलिए चाइना को काउंटर करना भी एक तरह से चाइना को काउंटर करने की भी एक स्ट्रेटेजी है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर जरूरी है, इंडिया बात करता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को अगर आपको एफिशिएंट बनाना है और इंश्योर करना है, तो यहां पर आपको अफ्रीकन यूनियन को पार्ट बनाना चाहिए। अब ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर कहां से आ गई? दोस्तों, कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा जिस तरह से चाइना के अंदर कोविड जब फैला, तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जब ठंडी पड़ी तो पूरी दुनिया में एक तरह से क्राइसिस हमें देखने को मिला। कई सारा माल जो चाइना से आता था वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, खासतौर पर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें समस्या देखने को मिली, और भी कई प्रकार की चीजें हैं। ऐसे में आने वाले समय में अगर आपको ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है कि सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, बाकी देशों में भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाइए। और अफ्रीका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे गरीबी काफी ज्यादा है, तो वहां पर सस्ती लेबर
वहां पर आपको चीप लेबर आराम से मिल सकती है। तो वहां पर फैक्ट्रीज जब आप लगाएंगे तो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो आपको कम मिलेगी और वहां से आप एक्सपोर्ट चीजों को कर सकते हैं। तो यानी कि जिस तरह से चाइना में सस्ती लेबर होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, उसी तरह से आप अफ्रीका को भी देख सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर आने वाले समय में अगर आप सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स किसी चीज की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर अफ्रीका में लगाएंगे तो सस्ती लेबर भी आपको मिलेगी। अफ्रीका के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, अफ्रीका के पास लोग भी हैं, अफ्रीका के पास उनकी एक मार्केट भी आपको मिल जाएगी जो अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो ग्लोबल सप्लाई चेन और उसकी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उसको कम करने में आपको मदद मिलेगी। तो यहां पर जरूरी है ग्लोबल सप्लाई चेन को पर्सपेक्टिव में रखकर यहां पर बात की जा रही है। और अगर बात करें चाइना का क्या इंफ्लुएंस है अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीकन कंट्रीज पे आखिर चाइना का क्या दबदबा है, कितना इंफ्लुएंस है, तो चाइना ने डेडिकेटेडली एक फोरम, एक बॉडी बनाई हुई है अफ्रीका से डील करने के लिए, जिसके अंदर अफ्रीका से जब चाइना डील करता है अफ्रीकन कंट्रीज से, तो उसके अंदर चाइना ज्यादातर आप देखेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपको डील करता हुआ नजर आएगा कि डेट्स देना यानी कि लोन देना, ठीक है, सस्ती दरों पर लोन देना, फ्री में लोन देना, उसके अलावा ग्रांट्स देना और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अफ्रीका में लगाना। तो यहां पर आपको एक चैनल, एक प्लेटफॉर्म पूरा डेडिकेटेडली बना हुआ दिखेगा जिसका नाम है फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, ठीक है, जिसको फॉक एसी आप बोल सकते हैं। तो फॉक एसी ये फोरम बना हुआ है डेडिकेटेडली, ये ऑफिशियल फोरम है चाइना का अफ्रीका के रिलेशंस बनाने के लिए, और ये एक तरह से मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, यानी कि चाइना इसके थ्रू कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज से डील करता है। और आप समझते हैं कि भाई जब चाइना बात करता है फाइनेंशियल एड देने की किसी कंट्री को, तो वो यहां पर देखा जाता है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एम्बिशियस टारगेट चाइना का जो इनिशिएटिव है, इसका पार्ट उन कंट्रीज को बनाना चाहता है और सस्ती दरों पर लोन देकर डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। और यहां पर आपको कितने 53 अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगी, यानी कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपको इस प्लेटफॉर्म का पार्ट दिखेंगी, ठीक है। तो अब आप ये बात देख सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अफ्रीकन यूनियन के बराबर की ही कंट्रीज लगभग एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हैं जो कि चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहां पे बहुत जरूरी है कि अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे कि भाई अफ्रीका को G20 का पार्ट बनाया जाए और इन्फ्लुएंस जो है अफ्रीका में वो बैलेंस रहेगा। अभी आपको इन्फ्लुएंस सारा चाइनीज इन्फ्लुएंस अफ्रीका में दिखेगा, अगर बाकी कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में नहीं होगा तो एक टाइम पे आने के बाद अफ्रीका जो है वर्चुअल कॉलोनी बन जाएगा, किसकी, चाइना की, ठीक है, और चाइना के इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगा। चाइना की यहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बन जाएंगे, जमीनें चाइना की हो जाएंगी, और ऑलरेडी अभी भी चाइना बहुत ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट कर चुका है। इसलिए आप देखेंगे चाइना इस समय सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा, लगभग $155 बिलियन के साथ चाइना जो है अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। और चाइना अफ्रीका में ही नहीं, बाकी अलग कंट्रीज में भी आपको इन्वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और आप देखेंगे लगभग 2016 के बाद से एकदम से आपको शार्प राइज देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको एकदम से डिक्लाइन भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। हालांकि इस डिक्लाइन के बाद 2017 के बाद जो डिक्लाइन दिखता है, इसके बाद भी चाइना जो है ज्यादातर कंट्रीज में सबसे बड़ा इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेगा, और अफ्रीका में भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना ही है। तो यहां पर चाइना जो है वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं G20 की कंट्रीज की नज़र में है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बात की जा रही है जोड़ने की और मिलाने की। उसके अलावा डाइवर्सिफाई करना, इंक्लूसिव बनाना ग्लोबल गवर्नेंस को, वो तो इशू है ही, वो तो मुद्दा है ही, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई G20 है, ये G7 नहीं है जहां पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही पार्ट बनेंगी। G20 में डेवलपिंग कंट्रीज भी पार्ट बन सकती है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो 12 में से पूरी दुनिया में 12 जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है उसमें से 6 आपको मिलेंगी अफ्रीका के अंडर। तो अफ्रीका भी एक तरह से राइटफुल कंटेंडर है, सही दावेदार है इस पोजीशन का। तो यहां पर अफ्रीकन यूनियन को पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें इंडिया का ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर जो पर्सपेक्टिव रहा है वो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करना रहा है, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसीलिए यहां पर जरूरी है कि सपोर्ट किया जाए। उसके अलावा इंडिया के डायरेक्ट स्टेक्स हैं, जैसे मैंने बोला कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया टॉप
टॉप 5 इन्वेस्टर्स में आता है। उसके अलावा इंडिया के हिस्टोरिक रिलेशन भी रहे हैं, कॉलोनियल जो हिस्ट्री रही है उसमें भी अगर आप देखेंगे शेयर्ड हिस्ट्री रही है इंडिया की और अफ्रीका की। उसके अलावा इंडिया के यहाँ पर पुराने हिस्टोरिकल अगर आप देखें तो इंडिया लगातार कोऑपरेट करता आ रहा है अफ्रीका के साथ। और यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा जैसे पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट अफ्रीका में चल रहा है इंडिया के द्वारा, जिसमें इंडिया क्या करेगा, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू अफ्रीका के बाकी देशों को आपस में जोड़ेगा, साथ में उनको इंडिया से भी जोड़ेगा और ताकि टेलीमेडिसिन और इस सारी चीज़ों का, इन सर्विसेज को अफ्रीका के अंदर फैलाया जा सके। उसके अलावा आपको टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम जो दिखेगा, इसके तहत भी इंडिया जो है अफ्रीका को सपोर्ट करता है और कई चीज़ों में ट्रेनिंग वगैरह देता है, ठीक है, स्कॉलरशिप्स ट्रेनिंग वगैरह देता है। उसके अलावा इंडिया का समर्थन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया अगर समर्थन करता है अफ्रीकन यूनियन को तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स मेंबर का पार्ट होने के कारण इंडिया के इस डिसीजन से बाकी कंट्रीज भी इन्फ्लुएंस होंगी और फिर वो अपना समर्थन देंगी किसको, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने में। उसके अलावा जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके रिप्रेजेंटेशन को ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है, उसी तरह से ब्रिक्स के अंदर बाकी 6 और मेंबर को शामिल करने की बात की गई है, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है, उसके अलावा आपको अर्जेंटीना मिलेगा, यूएई मिलेगा। इन सभी कंट्रीज को शामिल करने की बात की गई है ब्रिक्स के अंडर, ठीक है, ताकि ब्रिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। क्योंकि अगर आप अभी ब्रिक्स को देखेंगे तो ब्रिक्स के लिए कहा जाता है ब्रिक्स जो है अभी किसी काम का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चाइना है, इसके अंदर रशिया है और दोनों ही कंट्रीज एक तरह से आप कह सकते हैं डेमोक्रेसीज नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया है और इंडिया चाइना में आपको देखने को मिलेगा राइवलरी चलती है, ठीक है। और ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ जो इंडिया का कोऑपरेशन है, इंडिया का अब ज्यादातर झुकाव बन रहा है वेस्टर्न साइड में, यानी कि यूएसए के द्वारा जो बनाए जा रहे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं, जैसे क्वाड वगैरह हो गया, I2U2 हो गया, ठीक है, इन सब में आपको इंडिया ज्यादा हेविली इन्वॉल्व होता हुआ मिलेगा। तो ब्रिक्स के लिए बताया जाता है कि ब्रिक्स अब उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है। तो यहां पर जरूरी है कि अगर आप नए मेंबर शामिल करेंगे तो ब्रिक्स के अंदर एक तरह से नई एनर्जी आएगी और ज्यादा इंक्लूसिव बनेगा। तो इसकी भी बात चल रही है, जैसे अफ्रीकन यूनियन की यहां पर बात चली। उसके अलावा क्या जो नाम है G20 से G21 हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर अफ्रीकन यूनियन पार्ट बनता है G20 का तो जरूरी नहीं है नाम G21 कर दिया जाएगा, क्योंकि G20 एक ब्रांडिंग है, ठीक है, एक ब्रांडिंग, ये ब्रांड ज्यादा है, तो इस पर डिस्कस करना से ज्यादा बेटर है रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कस किया जाए और इस पर इतनी ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें, इंडिया भी G20 की मेंबरशिप को चला रहा है, G20 के अंदर होस्ट कर रहा है इंडिया मीटिंग्स, तो यहां पर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इंडिया के साथ जो चैलेंजेस कुछ आपको देखने को मिलेंगे कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज करे, साथ में यहां पर इंडिया क्या करे, यहां पर इंडिया जो तेल खरीद रहा है वो ना खरीदे, हालांकि इंडिया दोनों काम कर रहा है। इंडिया ने क्रिटिसाइज खुलकर रशिया को नहीं करा, ठीक है, हालांकि पीस की और कॉपरेशन की बात की है, शांति स्थापित करने की बात की है, और इंडिया जो है रशिया से तेल भी खरीद रहा है। तो यहां पर कुछ थोड़े ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं रशिया और इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में। तो यहां पर देखना होगा कि जो मीटिंग्स है इसके जो आउटकम्स हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन हालांकि इसका पार्ट बनना चाहिए, इस पर सहमति सबकी होनी चाहिए, ये सारे डिफरेंसेस वहां पर समस्या पैदा नहीं करने चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों स्पेशल क्लासेस में, ये फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी की ऐप पर, और साथ में प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की NCERT हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके साथ अगर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको भारी मात्रा में 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है 2024 के लिए, कोड वही रहेगा SMK लाइव। साथ ही में यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच है जिसमें प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और अब आपको अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज दोनों को आप अवेल कर सकते हैं अलग से, जिसके अंदर आपको मेंस में essay और प्रीलिम्स में CSAT की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप EMI पर भी कोर्सेज ले सकते हैं। साथ ही में पुणे के अंदर ऑफलाइन सेंटर आ चुका है तो इसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि इनमें से कौन सा 134 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट की आवाज रखता है। तो इसका सही जवाब है G77। G77 ऐसा ग्रुप है जो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है और अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करता है। आगे बढ़ने से पहले 2020 का
ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, G20 पर ही आधारित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, G20 पर आधारित है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे ख्याल से जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं आपको समझ आई होंगी। ठीक है, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।